सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। जैसे कि आपको पता है कि बिजनेस स्टडीज की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। अब तक अगर देखा जाए तो स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग चैप्टर के कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं और कौन कौन से क्वेश्चंस उसमें से आपको मस्ट प्रिपेयर करने ही पड़ेंगे, वो हम आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं। इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे एक वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी डिफिकल्ट चैप्टर के बारे में। ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं और बहुत सारे हेडिंग्स और सब हेडिंग्स भी हैं, जिनको याद करते करते स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज हम आपके लिए ये चैप्टर लेकर आए हैं, दैट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इस चैप्टर में बहुत सारे टॉपिक्स हैं, लेकिन भाई आज हम आपको केवल ऐसे 3 टॉपिक्स प्रिपेयर करने को कहेंगे जो फाइनल एग्जाम में मस्ट पूछे ही जाते हैं। एक एग्जामिनर बिना इन क्वेश्चंस को डाले, बिना इन टॉपिक्स को कवर किए कभी भी एग्जाम सेट नहीं करता। तो आपको ये 3 टॉपिक्स प्रिपेयर करने हैं और ये 3 टॉपिक्स प्रिपेयर करने के बाद आपका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और आपके 8 मार्क्स इस चैप्टर में से पक्के हो जाएंगे। लेकिन भाई स्टार्ट करने से पहले प्रीवियस वीडियो जरूर देख लेना और इस वीडियो को लाइक और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि उनको भी थोड़ा लाभ मिल जाए और वो भी समझ लें कि कौन कौन से टॉपिक्स उनको प्रिपेयर करने हैं। तो सबसे पहले तो अगर हम बात करें इस चैप्टर में कितने टॉपिक्स हैं, तो टॉपिक्स का भरमार आपके सामने है। जैसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का रोल क्या है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हमें 3 डिफरेंट डिसीजंस लेने होते हैं। एक फाइनेंशियल मैनेजर को 3 अलग अलग डिसीजंस अंडरटेक करने पड़ते हैं जो आपके सामने है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन, डिविडेंड डिसीजंस विद फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑल दीज 3 डिसीजंस। नेक्स्ट टॉपिक, फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होता है, इसके कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। नेक्स्ट, कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, मीनिंग और कैपिटल स्ट्रक्चर के फैक्टर्स अफेक्टिंग कौन कौन से हैं, और इसमें तो न्यूमेरिकल पोर्शन भी है कैपिटल स्ट्रक्चर में। और लास्ट, फाइनेंशियल डिसीजंस में फिक्स्ड कैपिटल डिसीजन और वर्किंग कैपिटल डिसीजन, साथ में उनके फैक्टर्स अफेक्टिंग। यानी टॉपिक्स बहुत सारे हैं, सब हेडिंग्स बहुत सारी हैं, तो आपको ये सारे टॉपिक्स याद करने की जरूरत नहीं है। एक एक करके हम आपको 3 टॉपिक्स बताएंगे, आपको केवल वही प्रिपेयर करने हैं। सो फर्स्ट टॉपिक जो आपको प्रिपेयर करना है वो है 3 मार्क्स के लिए, यानी 3 नंबर के लिए आपको जो पहला क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है वो है फाइनेंशियल डिसीजंस। अभी मैंने आपको बताया 3 तरह के डिसीजंस होते हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन और डिविडेंड डिसीजन। तो इनमें से कोई भी डिसीजन आपको स्पेसिफिकली पूछा जा सकता है, या फिर हो सकता है आपसे फाइनेंशियल डिसीजन कितने तरह के होते हैं उनको एक्सप्लेन कर दो, इतना भी पूछा जा सकता है। सो ये टॉपिक आपको प्रिपेयर करना ही पड़ेगा, इस टॉपिक को आप छोड़ नहीं सकते। अगर आपने ये टॉपिक छोड़ा तो आपके 3 नंबर गए। सो इसलिए 3 नंबर अगर आप चाहते हो तो ये टॉपिक जरूर प्रिपेयर कर लेना। अगर अभी तक आपने प्रिपेयर नहीं किया है तो आपको बता दें, सेकेंड टर्म का सारा सिलेबस हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, आपको प्रोवाइड कर दिया है, नोट्स भी आपको मिल चुके हैं। अगर आपने कोई वीडियो छोड़ी है, नोट्स नहीं मिले, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, जाकर वीडियो जरूर देख लीजिएगा। ये टॉपिक आपको प्रिपेयर करना ही करना है। अब अगर हम बात करें एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, टाइप ऑफ क्वेश्चन, तो अलग अलग तरीके के मैंने आपके लिए 5 क्वेश्चन यहां पर डिस्प्ले किए हैं जो डायरेक्ट वे में आपसे पूछे जा सकते हैं। नंबर 1, व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल डिसीजन। फाइनेंशियल डिसीजन क्या होता है, मीनिंग 1 नंबर का। एक्सप्लेन ऑल द 3 मेजर डिसीजंस अंडरटेकन बाय द फाइनेंशियल मैनेजर। और जब एक फाइनेंशियल मैनेजर को डिसीजंस लेने होते हैं तो वो कौन कौन से डिसीजंस लेता है, वही 3, उनके मीनिंग आपको एक्सप्लेन करने हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग एक्सप्लेन नहीं करने। या फिर आपको अलग ढंग का क्वेश्चन भी आ सकता है, एक्सप्लेन 3 इंपॉर्टेंट डिसीजंस टेकन इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसमें भी आपको तीनों डिसीजंस के मीनिंग एक्सप्लेन करने। या फिर आपको एक इंडिविजुअल डिसीजन भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, जैसे फाइनेंसिंग डिसीजन क्या होता है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या होता है, उसके कोई 3 या 4 फैक्टर्स अफेक्टिंग आपको याद करने पड़ेंगे।
ऐसे डिविडेंड डिसीजन क्या होता है, उसके फैक्टर्स अफेक्टिंग, फाइनेंसिंग डिसीजन क्या होता है, विद द फैक्टर्स अफेक्टिंग। लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया कि बिजनेस स्टडीज का एग्जाम इनडायरेक्ट वे में ज्यादा पूछा जाता है। तो इन शॉर्ट डायरेक्ट क्वेश्चन अगर आएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन कहां से पूछा है, लेकिन अगर इनडायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे तो आपको थोड़ी सी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। जैसे फॉर एग्जांपल आपको एक स्टेटमेंट दी होगी, स्टेटमेंट रीड करके आपको पता लगाना होगा कि यहां पर इस स्टेटमेंट में कौन से फाइनेंशियल डिसीजन की बात कही गई है, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा और साथ में फैक्टर्स अफेक्टिंग भी बताने पड़ेंगे। जैसे ये एक क्वेश्चन आपके सामने है, टाटा इंटरनेशनल लिमिटेड अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ ₹50 crores. Ankit, the financial manager of Tata, wants to decide how to appropriate these profits. अब टाटा इंटरनेशनल लिमिटेड ने 50 करोड़ का मुनाफा कमाया है। अंकित जो कि इस टाटा इंटरनेशनल बिजनेस का मैनेजर है, फाइनेंशियल मैनेजर, उसने डिसाइड करना है कि वो इस प्रॉफिट को किस तरह अप्रोप्रिएट करे, किस तरह डिवाइड करे। ये कौन सा डिसीजन है जिसमें प्रॉफिट को डिवाइड करने के बारे में डिसीजन लेना होता है? यस, डिविडेंड डिसीजन। यहां पर आपको डिविडेंड डिसीजन क्या होता है ऐसा तो नहीं पूछा था, स्टेटमेंट दी, स्टेटमेंट रीड किया, पता चला, अब आपने डिविडेंड डिसीजन को एक्सप्लेन करना है, साथ में 5 फैक्टर्स भी एक्सप्लेन करने हैं। ऐसे ही ये 2 और क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन आपको ट्राई करने हैं, कमेंट में इनका आंसर जरूर बताना। एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अब जरूरी नहीं है कि आपको सिंपल 1-2 लाइनों का क्वेश्चन आए, केस बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है इस चैप्टर में से 3 नंबर का। आपको एक पैराग्राफ दिया होगा, पैराग्राफ रीड करके आपको पता लगाना है कि यहां पर कौन से डिसीजन की बात कही गई है और साथ साथ आपको लाइंस अंडरलाइन करके, लाइंस को हाईलाइट करके, लाइंस को कोट करके यह बताना होगा कि कौन से फैक्टर्स यहां पर डिस्कस किए गए हैं। आपको पता होगा इन्वेस्टमेंट डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन और फाइनेंसिंग डिसीजन, तीनों डिसीजंस के फैक्टर्स अफेक्टिंग अलग अलग हैं। तो ये क्वेश्चन आपके सामने है जहां पर आपको पैराग्राफ दिया हुआ है और आपको फैक्टर्स अफेक्टिंग कौन कौन से इस पैराग्राफ में अंडर डिस्कस किए गए हैं वो आपको अंडरलाइन करने हैं, हाईलाइट करने हैं। यहां पर आप देख सकते हो लिखा हुआ है, द अबव डिस्कशन अबाउट द कंपनी लीड्स टू वेरियस फैक्टर्स व्हिच डिसाइड हाउ मच ऑफ द प्रॉफिट शुड बी रिटेन्ड एंड हाउ मच हैज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द कंपनी। ये जो पैराग्राफ है ना, यहां से लेकर यहां तक, इस पैराग्राफ में कुछ फैक्टर्स डिस्कस किए गए हैं और वो फैक्टर किस चीज के हैं? रिगार्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। यानी कौन से फैक्टर हैं? फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन। तो यहां पर आपको डिविडेंड डिसीजन के कौन से फैक्टर डिस्कस किए गए हैं इस पैराग्राफ में, डिविडेंड डिवाइड करने के, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के कौन से फैक्टर्स डिस्कस किए गए हैं वो आपको हाईलाइट करने हैं, लाइंस भी कोट करनी है साथ में, तो पूरे नंबर मिलेंगे। तो एक बार हम इसको सॉल्व करके दिखा देते हैं। एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस आपको जरूर प्रैक्टिस करने हैं और कुछ क्वेश्चंस हम आपको प्रैक्टिस करने के लिए दे रहे हैं। अभी हमने होमवर्क दिया, अभी और भी क्वेश्चंस हैं जो हम आपको प्रैक्टिस करने के लिए देंगे, बस आपको कमेंट में उसका आंसर जरूर बताना है। चलिए, यहां पर लिखा है, सरहा लिमिटेड is a company manufacturing cotton yarn. It has been consistently earning good profit for many years. पिछले कई सालों से लगातार पैसा कमा रही है और अच्छा खासा पैसा कमा रही है, यानी इनकी प्रॉफिट अर्निंग में स्टेबिलिटी है। तो पहला फैक्टर जो यहां पर हाईलाइट किया गया है, स्टेबिलिटी, यहां पर आपको स्पेसिफिकली मेंशन करना है, यहां पर आपको मेंशन करना है इट हैज से लेकर कहां तक आपको यह बोला गया है? फॉर मैनी ईयर्स। दिस ईयर टू इट हैज बीन ऑल्सो एबल टू जनरेट इनफ प्रॉफिट। यहां तक इनफ प्रॉफिट, इनफ प्रॉफिट, ये जो लाइन है, इस लाइन में कौन सा फैक्टर अफेक्टिंग डिस्कस किया गया? स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग्स। तो आपको बताना है
स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग्स। लाइंस आपको कोट करनी है तब जाके पूरे मार्क्स मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं। देयर इज अवेलेबिलिटी ऑफ इनफ कैश इन द कंपनी एंड गुड प्रोस्पेक्टस फॉर ग्रोथ इन द फ्यूचर। कंपनी के पास बहुत इनफ कैश है और वो फ्यूचर में ग्रो भी करना चाहती है। अब यहां पर भी एक पॉइंट हाईलाइट किया गया है, यहां से लेकर यहां तक इस लाइन में कौन से फैक्टर को डिस्कस किया गया है? कैश पोजीशन, इनफ कैश है यानी कैश पोजीशन की बात भी कही गई है। तो आपको लाइंस कोट करनी है यहां पर, जो अभी मैंने हाईलाइट की वो लाइन यहां पर आपको लिखनी है, पूरी मत लिखो लेकिन फर्स्ट पार्ट और लास्ट पार्ट लिख दो, सफिशिएंट है। नेक्स्ट, it is a well managed organization and believe in quality, equal employment opportunity and good remuneration practices। यहां पर तो अभी कोई फैक्टर नहीं डिस्कस किया गया। आगे, it has many shareholders who prefer to receive a regular income from their investment। बहुत सारे शेयर होल्डर्स हैं जो प्रेफर करते हैं कि हमें रेगुलर इनकम मिले। यहां पर शेयर होल्डर्स की प्रेफरेंस एक फैक्टर अफेक्टिंग है जो डिस्कस किया गया है। तो यहां से लेकर यहां तक इस लाइन में शेयर होल्डर्स प्रेफरेंस को हाईलाइट किया गया है। तो सेकंड फैक्टर। नेक्स्ट, it has taken a loan of rupees 40 lakh from IDBI and is bound by certain restrictions on the payment of dividend according to the terms of loan in agreement। so इस बिजनेस ने लोन भी लिया था और उस लोन के अकॉर्डिंग डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने में कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, यानी कॉन्ट्रेक्चुअल कॉन्स्ट्रेंट्स, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जो कॉन्स्ट्रेंट्स होते हैं वो यहां पर फैक्टर हाईलाइट किया गया। सो इट हैज टेकन से लेकर एग्रीमेंट तक, यहां तक कॉन्ट्रेक्चुअल कॉन्स्ट्रेंट्स, मतलब कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग कुछ कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, ये भी एक फैक्टर डिस्कस किया गया। तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए आपको 100% प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट, यहां पर कुछ और क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ डिसीजन। अभी मैंने बताया 3 तरह के डिसीजन होते हैं। यहां पर आपको हो सकता है 3 अलग अलग स्टेटमेंट्स दे दी जाएं एक एक नंबर की, और उसमें से आपको पूछा जाए कि बताओ कौन से स्टेटमेंट में कौन से डिसीजन को हाईलाइट किया गया। बहुत आसान है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन इन्वेस्टमेंट करने के लिए, डिविडेंड डिसीजन प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, और फाइनेंसिंग डिसीजन फाइनेंस रेज करने के लिए। तो मैं इनमें से एक ट्राई करता हूं, बाकी आप प्रैक्टिस करिएगा। बहुत सारे क्वेश्चन हम आपके लिए प्रैक्टिस करने के लिए लेकर आए हैं। सो फर्स्ट, रवि वांट्स टू ओपन अ रेस्टोरेंट एंड इज लुकिंग फॉर अ प्रॉपर प्लेस टू ओपन इट। रवि ने एक रेस्टोरेंट ओपन करना है और वो एक जगह ढूंढ रहा है, यानी जगह ढूंढेगा तो उसमें इन्वेस्ट करेगा पैसा। इन्वेस्टमेंट डिसीजन, पहली लाइन पढ़ के ही पता चल गया। यहां पर इन्वेस्टमेंट डिसीजन के बारे में डिस्कस किया गया। नेक्स्ट, Ravindra is running a toy manufacturing company. He thinks of expanding his business. अच्छा, पहले से वो बिजनेस कर रहा है लेकिन अब वो अपना बिजनेस बढ़ाना चाहता है। He meets his uncle and asks him for a sum of rupees 2 crores. Okay, उसने बिजनेस बनाना है, बढ़ाना है, जिसके लिए उसको पैसा चाहिए। पैसा आएगा फिर इन्वेस्ट करेगा। अभी उसके पास पैसा ही नहीं है तो 2 करोड़ रुपीस उसने अपने अंकल से लेने। फाइनेंसिंग डिसीजन। ऐसे ही एक और है। A leading marketing company has decided to raise money through the stock market. It issued IPO in the market last year. Okay, इनिशियल पब्लिक ऑफर के थ्रू लास्ट ईयर इसने पैसा रेज किया था लेकिन अब दोबारा पैसा रेज करना चाहते हैं। अगेन फाइनेंसिंग डिसीजन है ये भी। सो ऐसे ही कुछ क्वेश्चन मैं अभी आपको दे रहा हूं, प्रैक्टिस करिएगा। ये 3 क्वेश्चन रीड करो और पता लगाओ कि यहां पर कौन से डिसीजन को हाईलाइट किया गया। रुको, अभी और क्वेश्चन है। नेक्स्ट 3 क्वेश्चन ये भी आपको प्रैक्टिस करने के लिए हम दे रहे हैं। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना एग्जाम के लिए, आप उतनी अच्छे ज्यादा से प्रिपेयर हो जाओगे। अगर 1-2 क्वेश्चन करके छोड़ दोगे तो ज्यादा अच्छे से प्रैक्टिस नहीं होगी और एग्जाम में कंफ्यूजन होगी। 2 क्वेश्चन और। तो पहला टॉपिक फाइनेंशियल डिसीजन, जिसमें 3 होते हैं, वो आपको तीनों डिसीजन अच्छे से विद द फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रिपेयर करने हैं। 3 नंबर पक्के हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं सेकंड टॉपिक जो आपको प्रिपेयर करना है। सेकंड टॉपिक 5 नंबर का आएगा। अब इसमें ना एग्जामिनर हमेशा कंफ्यूज रहता है। एग्जामिनर कई बार
कैपिटल स्ट्रक्चर में से क्वेश्चन पूछता है 5 नंबर का, और कई बार फिक्स्ड या फिर वर्किंग कैपिटल में से भी 5 नंबर का पूछ लेता है विद फैक्टर्स अफेक्टिंग। 80% चांसेस हैं कि एग्जाम में आपको कैपिटल स्ट्रक्चर का क्वेश्चन आएगा 5 नंबर का। 3 नंबर का पहला टॉपिक, 5 नंबर का दूसरा टॉपिक, 8 नंबर पक्के। लेकिन 20% चांसेस एग्जामिनर कई बार फिक्स्ड और वर्किंग कैपिटल में से क्वेश्चन पूछता है 5 नंबर का। तो आपको रिस्क नहीं लेना है 20% 30% के लिए, दोनों ही टॉपिक प्रिपेयर कर लो। मैंने कहा था ना 3 टॉपिक प्रिपेयर करने, 8 नंबर पक्के। एक टॉपिक फाइनेंशियल डिसीजन का हुआ, दूसरा टॉपिक कैपिटल स्ट्रक्चर या फिर फिक्स्ड और वर्किंग कैपिटल। कैपिटल स्ट्रक्चर आपको बहुत अच्छे से करना है क्योंकि इसके आने के चांसेस 80% है, लेकिन फिक्स्ड और वर्किंग कैपिटल भी थोड़ा सा तो करना पड़ेगा क्योंकि 20% चांसेस कम नहीं होते। तो दोनों प्रिपेयर करो, लेकिन कैपिटल स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो। इसमें बहुत सारी डिटेल्स आपको पढ़नी पड़ेंगी, जैसे ट्रेडिंग ऑन इक्विटी क्या होता है, फाइनेंशियल लिवरेज क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है, इसके न्यूमेरिकल्स भी आपको थोड़े बहुत करने चाहिए। आपको बुक में एग्जांपल दी होगी, न्यूमेरिकल एग्जांपल भी आपको करना चाहिए, और हमने भी समझाया है कैपिटल स्ट्रक्चर का न्यूमेरिकल एग्जांपल हमने भी समझाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, जरूर देखिएगा। ओके, सबसे पहले बात करते हैं, अगर कैपिटल स्ट्रक्चर में से क्वेश्चन पूछा जाएगा डायरेक्ट तो किस तरह से पूछा जाएगा। फर्स्ट, व्हाट इज कैपिटल स्ट्रक्चर, एक्सप्लेन एनी 5 फैक्टर्स अफेक्टिंग द चॉइस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। अगर एग्जामिनर ने बहुत आसान क्वेश्चन डालना होगा तो वो ये वाला क्वेश्चन पूछेगा, कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है और कैपिटल स्ट्रक्चर को अफेक्ट करने वाले कोई भी 5 फैक्टर्स अफेक्टिंग बता दो। या फिर वो आपको ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, फाइनेंशियल लिवरेज क्या होता है, इसका मीनिंग और इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, ये पूछ सकता है विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल एग्जांपल। और अगर उसको डिफिकल्ट क्वेश्चन डालना होगा एग्जामिनर को तो वो कहेगा कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है बताओ, और कैपिटल स्ट्रक्चर के ये वाले फैक्टर्स अफेक्टिंग बताओ। यानी एग्जामिनर स्पेसिफाई करेगा कि ये वाले बताओ। तो कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मान लो 10-12 आपको फैक्टर्स अफेक्टिंग बुक में दे रखे हैं तो स्टूडेंट्स 5 करके चले जाते हैं। भाई एग्जामिनर ने अगर कोई अलग पूछ लिए तो 14 में से आखिरी वाले 5 पूछ लिए और आपने पहले 5 प्रिपेयर किए तो आपका तो हो गया ना गड़बड़, आपको करने सारे पड़ेंगे। सो कोई भी पूछ सकता है। टोटल यहां पर 14 कैपिटल स्ट्रक्चर के फैक्टर्स अफेक्टिंग है, तो आपको ये सारे अच्छे से करने पड़ेंगे, ये जितने भी आपको दे रखे हैं। सो इनको जरूर अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। हाँ, अगर एग्जामिनर ने थोड़ा और डिफिकल्ट करना है, अगर एग्जामिनर ने ये टॉपिक थोड़ा और डिफिकल्ट करना है तो हो सकता है कि वो स्पेसिफिकली कुछ पूछ ले, स्पेसिफिकली कुछ डिस्कशन करने को बोल दे, तो आपको सारे करने पड़ेंगे। अच्छा, आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं इनडायरेक्ट क्वेश्चंस की। एग्जाम में आपको कुछ इनडायरेक्ट क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, जैसे ये 3 क्वेश्चंस मैंने आपके सामने रखे हैं, तीनों एग्जाम में आ सकते हैं और इनमें आपको ना फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर ढूंढना है। टोटल मैंने आपको अभी बताया, टोटल 14 ऐसे फैक्टर्स हैं जो कैपिटल स्ट्रक्चर को इफेक्ट करते हैं। हो सकता है आपको केस स्टडी दे दी जाए, जैसे फर्स्ट, राज हैज एन ऑप्शन ऑफ टेकिंग लोन फ्रॉम हिज रिलेटिव्स। राज के पास ऑप्शन है कि वो कैपिटल रेज करना चाहता है, पैसा उधार ले सकता है अपने रिलेटिव से। These people have assured him to give loan at a lower interest rate. इसके रिलेटिव ने इसको इंश्योरेंस दिए कि भाई अगर आप हमसे उधार पैसा लेते हो ना तो हम आपको कम इंटरेस्ट रेट पे उधार दे देंगे। सो राज ने डिसाइड किया कि चलो ठीक है, हम ये जो डेट है ना वो अपने प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने के लिए अपने रिलेटिव से लेंगे। और अब राज डिफरेंट रिलेटिव्स के पास जाता है, डिस्कस करता है और जहां से उसको लो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है वो वहां से डेट रेज करता है। बताओ यहां पर कौन सा कैपिटल स्ट्रक्चर फैक्टर्स अफेक्टिंग डिस्कस किया गया है? इनमें से कोई एक होगा फॉर श्योर। कौन सा होगा? यहां पर डेट को रेज करने की कॉस्ट की बात कही गई है, कहां से डेट हमें सस्ता मिलेगा, तो इसका मतलब यहां पर कॉस्ट ऑफ डेट फैक्टर्स अफेक्टिंग को हाईलाइट किया गया है। एक और क्वेश्चन, प्रेरक आयरन लिमिटेड इज thinking of raising finance to
फर्दर इट्स प्रोजेक्ट ओवरसीज। फाइनेंस करने के लिए, अपने प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने के लिए प्रेरक आयरन लिमिटेड को उधार चाहिए, फाइनेंस चाहिए। फॉर दिस द कंपनी इज ऑब्जर्विंग द अदर कंपनीज रेजिंग ऑफ फाइनेंस। ये सीखने के लिए प्रेरक कंपनी जो है ना, वो दूसरी कंपनीज के फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को देख रही है कि उनका कैसा है स्ट्रक्चर, कैसे उनको फाइनेंस मिल रहा है। तो बताओ यहां पर कौन सा फैक्टर अफेक्टिंग हाईलाइट किया गया है? दूसरी कंपनी के स्ट्रक्चर को वो देख रही हैं, यानी कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अदर कंपनीज। ऐसे एक और क्वेश्चन हमारे पास है। अ कंपनी इज ट्राइंग टू रेज फंड्स आफ्टर कंसल्टिंग द एक्सपर्ट्स। एक्सपर्ट्स को कंसल्ट करने के बाद कंपनी सोच रही है कि कहां से फाइनेंस लेना चाहिए। द ओनर ऑफ द कंपनी हैज डिसाइडेड टू फाइंड आउट द बैंक विच कैन ग्रांट लोन अंडर नॉर्म्स। रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए वो कौन सा बैंक है जो हमें लोन दे सकता है। He will assure that all the norms are followed by the company। जहां से लोन लिया जाएगा, जो बंदा हमें लोन देगा, हमने उसको कहा कि भाई चिंता मत करो, आप जो हमें उधार पैसा दोगे वो हम नॉर्म्स के अकॉर्डिंग वापस भी चुका देंगे, रूल्स और रेगुलेशंस को पूरा फॉलो करेंगे। He has also decided to gain knowledge about the SEBI guidelines related to the public issues of shares and debentures। हम बैंक से लोन लेने की साथ साथ सेबी की रूल्स और रेगुलेशंस को भी देख रहे हैं, क्योंकि हम लोन जो है वो शेयर से भी ले सकते हैं। तो बताओ यहां पर कौन सी चीज को हाईलाइट किया गया है? रूल्स और रेगुलेशंस को सीखा जा रहा है, रूल्स और रेगुलेशंस को ऑब्जर्व किया जा रहा है, फ्रेमवर्क को अंडरस्टैंड किया जा रहा है, ताकि कुछ भी गलती ना हो, कोई मिस्टेक ना हो, कोई पेनाल्टी चार्ज ना हो, यानी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। इसके अकॉर्डिंग लोन रेज किया जाएगा। सो ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस हमारे पास हैं जो आपको ट्राई करने चाहिए एज अ होमवर्क। फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर के ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आप ट्राई कर सकते हो, ये भी आपका होमवर्क है। कुछ और क्वेश्चंस हैं, ये भी आप जरूर ट्राई करिएगा, क्योंकि मैंने पहले बताया जितना ज्यादा ट्राई करोगे ना उतनी ज्यादा सफलता मिलेगी। नेक्स्ट कुछ और क्वेश्चंस हैं, इसको भी जरूर ट्राई करिएगा। आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने कहा 5 नंबर का क्वेश्चन जो है वो या तो कैपिटल स्ट्रक्चर में से आएगा या फिर फिक्स्ड और वर्किंग कैपिटल के क्वेश्चन में से आएगा। तो अब नेक्स्ट टॉपिक में से देख लेते हैं। फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल में अगर ना डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जामिनर ने पूछना हो, डायरेक्ट क्वेश्चन, तो वो पूछेगा फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है, इसके फैक्टर्स अफेक्टिंग क्या हैं बता दो। वर्किंग कैपिटल क्या होता है, इसके फैक्टर्स अफेक्टिंग क्या हैं बता दो। या फिर वो पूछ सकता है कि फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल क्या होता है, ये डिसीजन क्यों लिया जाता है और इनके फैक्टर्स अफेक्टिंग क्या क्या हैं बता दो। डायरेक्ट क्वेश्चन। लेकिन एग्जाम में अगर इनडायरेक्ट क्वेश्चन आएगा तो उसमें आपको ना केस बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, जैसे आपके सामने ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को रीड करके आपको पता लगाना होगा कि यहां पर कौन से कैपिटल स्ट्रक्चर की बात कही गई है, फिक्स्ड कैपिटल स्ट्रक्चर या वर्किंग कैपिटल स्ट्रक्चर। और साथ ही साथ हो सकता है आपको फैक्टर्स अफेक्टिंग भी पूछ लिए जाए। तो ये केस स्टडी आपको दे रखी है। क्वेश्चन आपको 2 पूछे गए हैं अंत में। मैंने पहले भी बताया है कि केस स्टडी जब भी आपको आता है ना, तो पहले पैराग्राफ रीड नहीं करना है, पहले आपको एंड क्वेश्चंस रीड करने हैं, ताकि आपके माइंड में क्लैरिटी हो जाए कि आखिरकार हमें पूछ क्या रहे हैं। जैसे नंबर 1, व्हाट विल हैपन टू द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ द 2 बिजनेसेस। यानी यहां पर 2 अलग अलग बिजनेस डिस्कस किए गए हैं और उन दोनों ही बिजनेसेस में वर्किंग कैपिटल के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा, हमें ये डिस्कस करना है। साथ ही साथ हमें ये भी बताना है which of the 2 businesses do you think will see great impact of this change। यहां पर कुछ चेंज डिस्कस किया होगा, उस चेंज का बिजनेस के ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा, हमें ये भी डिस्कस करना है। तो पहले 2 बिजनेस कौन से हैं, किस तरह के हैं, वहां पर वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट किस तरह की है और क्या इफेक्ट आएगा ड्यू टू सर्टेन चेंजेस, हमें ये 3 चीजें डिस्कस करनी है। तो पहले तो क्वेश्चन रीड करते हैं। देयर आर 2 ब्रदर्स शोभित एंड मोहित। 2 भाई हैं, शोभित और मोहित। शोभित की बात करते हैं। शोभित स्टार्टेड अ टूरिस्ट एंड ट्रेवल एजेंसी। ओके, हिज आइडिया इज टू टेक हिज बिजनेस टू ग्रेट हाइट। ऑब्वियसली हर एक बंदे का आइडिया होता है कि वो अपना बिजनेस ज्यादा से ज्यादा ग्रो कर सके। दो
ही डज नॉट हैव एक्सपीरियंस्ड इन हिज बिजनेस, मतलब उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, उसने पहली बार स्टार्ट किया है, येट ही वॉन्ट्स टू गिव हिज बिजनेस अ ट्राई, लेकिन फिर भी वो ट्राई करना चाहता है। He feels that if he gives the best quality services to their customers, then his business will reach to the great heights. उसने सोचा कि अगर मैं अच्छी क्वालिटी की सर्विसेज दूंगा ना, तो मेरा बिजनेस डेफिनेटली ग्रो करेगा। अब यहां पर आगे मत बढ़ो, आगे रीड मत करो क्वेश्चन, पहले इस बिजनेस को पता लगाओ, ये कौन सा बिजनेस है। ये एक तरह से सर्विस बेस्ड बिजनेस है। सर्विस बेस्ड बिजनेस है, मतलब इसको मैन्युफैक्चरिंग करने की जरूरत नहीं है, इसको ज्यादा प्लांट मशीनरी इक्विपमेंट्स नहीं चाहिए, ज्यादा लेबर नहीं चाहिए, तो इसके वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम होगी, लो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो पहला आंसर हमें मिल गया। शोभित का बिजनेस सर्विस बिजनेस है, मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, ज्यादा प्लांट मशीनरी की रिक्वायरमेंट नहीं है, ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए वर्किंग कैपिटल कम और फिक्स्ड कैपिटल भी कम ही चाहिए। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं मोहित के बिजनेस की। मोहित हैज स्टार्टेड अ थर्मोमीटर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। ओके, थर्मोमीटर मैन्युफैक्चर करता है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, इसका मतलब पैसा ज्यादा चाहिए होगा इक्विपमेंट्स के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए। He too, like his brother, wants to take his business to the great extent. अपने भाई की तरह वो भी अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं। He is new to his business. उसने ये बिजनेस पहली बार स्टार्ट किया है and is busy getting to know about the technical side of the business as much as possible. वो अपने बिजनेस को थोड़ा टेक्निकल ग्राउंड में जानना चाहता है, ज्यादा डेप्थ में जानना चाहता है। He wants to make his business best quality thermometers which are ultra sensitive to temperature and changes and can resist shocks. वो अपने बिजनेस को थोड़ा अच्छा बनाना चाहता है। Despite all these good ambitions in mind, a sudden shock take place. Okay, change. यहाँ पर change की बात कही गई थी, तो change आया। इतना सब कुछ अच्छा सोचने के बाद मार्केट में एक सडन चेंज आया। दोनों ही ब्रदर्स को वो चेंज इफेक्ट किया। वो चेंज क्या था? The economy show a sign of recession and within a few months is totally affected by it. मार्केट में बिजनेस चल नहीं पाया, क्यों? क्योंकि रिसेशन आ गया। अब बताओ, जो मोहित है उसका मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, क्योंकि वो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो इसका मतलब उसको प्लांट मशीनरी इक्विपमेंट्स लेबर सब कुछ चाहिए, तो उसकी वर्किंग कैपिटल भी ज्यादा होगी और उसकी फिक्स्ड कैपिटल भी ज्यादा होगी। यहाँ पर फिक्स्ड कैपिटल के बारे में नहीं पूछा, वर्किंग कैपिटल पूछा है, तो हम हाई लिखेंगे। वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट यहाँ पर हाई है। अब दोनों का बिजनेस इंपैक्ट होगा, अगर रिसेशन हुआ है तो दोनों का बिजनेस इंपैक्ट होगा, लेकिन ज्यादा इंपैक्ट किसके ऊपर आएगा? मोहित के बिजनेस के ऊपर, क्योंकि उसका बिजनेस आइडियल हो जाएगा थोड़े समय के लिए, उसका प्लांट मशीनरी बिल्कुल फ्री हो जाएगा, उसकी लेबर बिल्कुल आइडियल हो जाएगी। जबकि शोभित का टूरल ट्रेवल का बिजनेस है, उसके पास ज्यादा प्लांट मशीनरी नहीं है, तो उसके बिजनेस को ज्यादा इंपैक्ट नहीं आएगा। तो तीनों चीजें बता दी, बस फाइनल यही आंसर आपको यहां पर लिखना है। इसके अलावा ये कुछ हमारे पास क्वेश्चन है जो आप ट्राई कर सकते हो। पैराग्राफ दे रखा है, यानी केस बेस्ड क्वेश्चन है। यहां पर आपको लास्ट में पहले ये दो क्वेश्चन जो है ना, ये रीड करने हैं, उसके बाद ये पैरा रीड करना, आपको आंसर मिल जाएगा। इसके अलावा आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं जिसमें आपको 2-3 अलग अलग केस स्टडी दी हो और उस केस स्टडी को रीड करके आपको आंसर देना हो। जैसे दो क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं। पहला क्वेश्चन, फ्यूचर बिजनेस is the wholesale business. The manager is charge is taking care of all the operations. जो मैनेजर है ना, मैनेजर इन चार्ज, वो सारा बिजनेस खुद ही चलाता है। The branch in Delhi is earning a lot of revenue these days. उनकी एक ब्रांच दिल्ली में भी है जो काफी अच्छा खासा मुनाफा कमा रही है। It requires a fixed capital investment for which it has to borrow money. इनको फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट करनी है, इनको पैसा इन्वेस्ट करना है, जिसके लिए इनको पैसा चाहिए। What do you think is going to be the size of the investment requirement? इनको अपना बिजनेस बढ़ाना है, इनको पैसा इन्वेस्ट करने के लिए चाहिए। क्या लगता है आपको, इनको फिक्स्ड कैपिटल ज्यादा चाहिए या कम चाहिए? होलसेल बिजनेस है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस नहीं है। आपको पता है होलसेल बिजनेस यानी एक तरह से ट्रेडिंग बिजनेस। ट्रेडिंग बिजनेस है यानी बना बनाया सामान खरीदते हैं और बेचते हैं। प्लांट नहीं चाहिए, मशीनरी नहीं चाहिए, इक्विपमेंट नहीं चाहिए, ज्यादा लेबर नहीं चाहिए, तो इसका मतलब इनकी फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट जो है वो थोड़ी कम होगी। ऐसे ही एक और क्वेश्चन है, अतुल इज थिंकिंग ऑफ ओपनिंग अ सीजर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, सीजर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस,
तो इसका मतलब इसको वर्किंग कैपिटल और फिक्स्ड कैपिटल दोनों ही ज्यादा चाहिए। आगे रीड करते हैं। He requires capital investment. He discussed the project with his father. His father, after listening to his project, tries to find out the fixed working capital for this plant. What do you think will be the fixed capital requirement for this Caesar manufacturing plant of Atul? ज्यादा चाहिए, ये उसका मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में प्लांट, मशीनरी, इक्विपमेंट, लेबर सब कुछ लगा होता है, सब कुछ चाहिए होता है, तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट थोड़ी ज्यादा है। तो इसको प्रैक्टिस करने के लिए भी हमारे पास ये क्वेश्चन है, जरूर प्रैक्टिस करिएगा और कमेंट करके आंसर जरूर बताइएगा। सो फाइनली जो 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक थे वो हमने आपको बता दिए। वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ नाइस डे एंड ग्रेट डे।